वक्फ को लेकर जिस प्रकार का विचार हमारी सरकार का है और जेपीसी ने जो जो विषय रखे थे उनको भी एकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। पहली बात, इसका कोई रिलीजियस लाइन से कोई मतलब नहीं है। ये मुसलमानों में गरीबों गुर्बत में फंसे हुए मुसलमान और चंद मुट्ठी भर वो मुसलमान जो अपने को जमीन की बादशाहत मानते हैं, उनके बीच की लड़ाई है। जैसे ये लगातार इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिए। मैं करवा रहा हूं। देखिए, जैसे जमींदारी जागीरदारी खत्म हुई थी, आपको याद हो, तो जितने भी जागीरदार जमींदार थे उन्हें अच्छा थोड़ी लगा था कि भाई उनका एक छत्र कंट्रोल था, मगर फिर वो आम पब्लिक के लिए आई और नियमानुसार सबको जमीनें मिलनी शुरू हुई। आज क्या हो गया है कि एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि सरकार में कहा जाता है कि ये डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा, डिफेंस और रेलवे की जमीनों को मैनेज करने के लिए तो हजारों हजार एम्प्लॉई हैं, स्ट्रक्चर्ड रूल है। यहां इतनी बड़ी जमीन को मैनेज करने के लिए 200 सवा 200 लोग, और उसके अंदर जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं जिसकी वजह से मुस्लिम समाज को जो वास्तविक लाभ मिलना है वो नहीं मिल पा रहा। और जहां तक ये फियर मॉन्गरिंग की बात है, यानी जो भया दोहन की बात है, ये कोई नई बात नहीं, पिछले 30 साल से चल रही है। जब बीजेपी राइज करना शुरू हुई थी 1990 में, उन्होंने कहा बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हमारी सरकारें सबसे बेहतर सामंजस्य की सरकारें रही। मैं ये बताना चाहता हूं, दंगा तो छोड़िए, यूपी में शिया सुन्नी दंगे जो होते थे वो भी बंद हो गए। शियाओं का मदे साहबा का जुलूस 20-22 साल के गैप के बाद कल्याण सिंह जी के टाइम में निकलना शुरू हुआ। फिर इन्होंने कहा सेंटर में आ जाएंगे तो खा जाएंगे। अटल जी की सरकार आई, कोई समस्या नहीं रही। फिर उन्होंने कहा गुजरात में ऐसा हो जाएगा, गुजरात का मुसलमान आज सबसे ज्यादा जकात देता है। फिर इन्होंने यही प्रचार किया 2014 में मोदी जी के आने के बाद। देखिए देश में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ। फिर आज सीए एनआरसी पे इन्होंने कहा एनआरसी नहीं आएगा, ये बात उन्होंने कहा था, अभी तक एनआरसी नहीं आया है। सीए के विषय में बहुत साफ साफ कहा गया था कि आएंगे तो मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने की जो होल सोल थोक विक्रेता बन गए हैं मुस्लिमों के, तो उनको लगता है कि मेरा जो मोनोपोली है वोटों पर वो बनी रहनी चाहिए, और उसके लिए जो भी खौफ हो, तो ये खौफ की तिजारत की सियासत है। और दूसरी तरफ है मुसलमानों के अंदर वास्तविक न्याय को स्थापित करने की चाहत। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। होल सोल विक्रेता, मुस्लिम वोटों के कथित ठेकेदार। और जो आज किरण रिजिजू ने भी कहा, वही शायद सुधांशु जी भी कह रहे हैं कि जो विरोध करने वाले खुद करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके बैठे, इसलिए उनको ज्यादा दर्द और पीड़ा होती नजर आ रही है। अजीज खान, क्या अब मैं एक काम करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त डिबेट देख रहे हैं, आपको कौन से सेक्शन से प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम क्या है? जो संशोधित बिल, क्या प्रॉब्लम है? किन किन बिंदुओं से दिक्कत है? किन किन बिंदुओं पर कष्ट है जो समाजवादी पार्टी विरोध करने जा रही है? बिंदुओं की बात करें अगर, वो तो शायद बेहतर होगा। विष्णु जी भी जवाब दे पाएंगे, सुधांशु जी भी जवाब दे पाएंगे। जी अजीज भाई। देखिए अमन भाई, कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और मैं देख रहा हूं कि इस पर लगातार बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है। सच्चाई है कि बीजेपी भी स्पष्ट नहीं कर पाई इस बात को कि वो क्या चाहती है, उसका मंशा क्या है। देखिए, एक तरफ तो वो कह रही साहब संशोधन करेंगे और मुस्लिमों के बेहतरी के लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसका पूरा दारोमदार है, इसको पूरा इस पर कब्जा जो है वो चाहती है कि सरकार का दखल बड़े स्तर पर हो जाए। अच्छा, पहली बात कैसे चाहती है? वो चाहती है कि जो जिलाधिकारी है वो जिलाधिकारी के अंडर में चीजें आ जाएं। अब मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जो भी सरकारें चलेंगी और जो भी जिलाधिकारी होगा, जिस भी जिले में, उसका आधिपत्य जो होगा, यानी उस सरकार का जो दबाव है वो जिलाधिकारी के ऊपर होगा। अब अगर जिलाधिकारी के ऊपर दबाव होगा, वो जो भी फैसला करेगा जिस भी प्रकार से, तो मुझे लग रहा है कि वो फैसला सरकार के पक्ष में करेगा, कोई भी उसके खिलाफ में नहीं जाएगा। वो जायज नाजायज कुछ भी हो सकता, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह कि गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करने की बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि जमीनें मुसलमानों की, मुस्लिम संपत्ति है और मुसलमानों ने अपनी जमीनों को वक्फ किया। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर इसमें बेहतर तरीके से फैसला कर पाएगा मुसलमान, दो चीजें आपने बोली, संपत्ति है, अननेसेसरी उसको शामिल होने की बात नहीं है। दूसरी बात, इसमें कहा जा रहा था महिलाओं का दखल, महिलाएं पहले से शामिल हैं, पहले से तमाम जगहों पे महिलाएं इसमें पहले से, इस पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां इस तरीके से आयोग बने वहां पर महिलाएं शामिल है पहले से। ठीक है, मकसद सिर्फ यह है कि ये एक नैरेटिव सेट करके जो मजार है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं,
उन लैंड को डिस्प्यूटेड बना करके सरकार चाहती है, कहीं ना कहीं इसकी नीयत खराब है कि वो उसको कहीं ना कहीं हथियाना चाहती है। ठीक है, आपने दो चीजें बोली, मकसद ठीक है, मैं पॉइंटेड अच्छी जी। चीज है। आपने बोला एक तो गैर मुस्लिम सदस्य वो गलत, कलेक्टर को पावर दे देना कि वो सर्वे भी करे और वो तय करे सारी चीजें, दो चीजें। मगर गैर मुस्लिम सदस्य पर मतलब वो कुंभ का शायद व्यवस्था का सारा ठेका आजम खान को देने वाले ये सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल, लेकिन कोई नहीं, सुधांशु जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं रिजवी भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि उनका सवाल सत्ता पक्ष से ही है। गैर मैं मुस्लिम बिल्कुल सदस्य ब्रीफ और में- कलेक्टर, ये दो मैं सवाल ब्रीफ में उन्होंने जवाब पूछे। देना चाहता हूं। जी सुधांशु जी। देखिए, मैं सिर्फ ब्रीफ में जवाब दे। पहली बात, वक्फ की जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो इनसे कोई प्रभावित नहीं होने वाली है। ठीक, यानी जिनका क्लियर कट मालिकाना हक है उस पर कोई प्रभाव नहीं। पॉइंट नंबर 2, आप जो कह रहे हैं मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, इनके जो ट्रस्ट हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज चलते रहेंगे, उसमें कोई नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं आने वाला है। ये सारा विषय उसके लिए है जो डिस्प्यूटेड क्लेम है। जैसे आपने कहा मुस्लिमों की प्रॉपर्टी, अब सूरत नगर निगम तो मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है। जो अनसेटल्ड क्लेम है उसको कैसे सेटल किया जाएगा? और ऐसा तो नहीं आप कहेंगे कि जो सूरत नगर निगम जो सरकार का दावा है तो वो दावे के लिए वो मुस्लिम बोर्ड ही तय करेगा, ऐसा तो उचित नहीं है। अब जैसे क्लेम तो पार्लियामेंट में भी किया गया है, तो मतलब आपका कहना है कि पार्लियामेंट के क्लेम के लिए वो उसी लॉ के तहत वक्फ बोर्ड के पास जाना चाहिए विदाउट एनी। तो जो ये अनसेटल्ड है इसको कौन तय करेगा? और आपने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चौथा पॉइंट बोलता हूं, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, तो भाई कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर चीज में गवर्नमेंट प्रशासन चलाता है, तो आप कहना चाहते हैं कि हर चीज गलत है? तो अजीब बात है भाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरे जिले को चलाने की व्यवस्था और सरकार की चीजों को करता, अब आपने उसी पे सवाल खड़े कर दिए। नहीं, इसलिए साफ मंशा दिखाता है। मैं सिर्फ आपसे पुनः एक बात कहना चाहता हूं, अजीज आ रहा हूं, एक लाइन अजीज में आप ये बात समझिए कि यदि आप ये कह रहे हैं कि जो क्लेम्स हैं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, जो क्लेम अनसेटल्ड है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने तमिलनाडु के जिस मंदिर पे क्लेम किया, 1500 किस आधार पे साल किया? पुराना। अरकाट के नवाब ने कभी 1562 या 1572 में दे दिया था। अब इस ढंग के क्लेम को कौन सेटल करेगा ये बताइए? तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही तो चेक करेगा, और कौन तय कर सकता है कि 300 साल पहले जमीन किसके पास थी? अच्छा, बताइए, इसको इसमें अगर कौन इस सी तरह गलत से बात? पूछे अजीज खान, इसको मैं आपसे और सरल तरीके से पूछता हूं, आप बदलाव जो हो रहे हैं उससे सहमत नहीं है? जो मौजूदा व्यवस्था है वक्फ की, क्या वो संविधान सम्मत है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या वो सही है? मतलब उसमें जो सेक्शन 4 है कि किसी भी संपत्ति पर वक्फ जो है दावा ठोक सकता है, सेक्शन 5, 50 ट्रिब्यूनल में जाना होगा, जो मौजूदा व्यवस्था है कि ताजमहल भी हमारा, संसद भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी, जो मौजूदा व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की जमीन हमारी, क्या वो संविधान सम्मत है अजीज खान? वो अच्छी व्यवस्था है